हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की भौतिक विशेषताएं, जिसमें हम पढ़ते हैं राजस्थान की भौतिक विशेषताओं में सबसे पहले आता है कि संपूर्ण राजस्थान को कितने उच्चावचों में बांटा गया है। संपूर्ण राजस्थान को कितने उच्चावचों में बांटा गया है? तो 5 उच्चावचों में बांटा गया है संपूर्ण राजस्थान को, जिसमें सबसे पहले आता है पर्वत शिखर या उच्च शिखर। फिर दूसरा आता है पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला। फिर आएगी उच्च भूमि या पठार। फिर आते हैं मैदान और फिर आती है निम्न भूमि। तो सबसे पहले अपने हैं पर्वत शिखर या उच्च शिखर, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर से अधिक ऊंचाई है पर्वत शिखर या उच्च शिखर की। जैसे गुरु शिखर, शेर, जरगा आदि, ये क्या कहलाएंगे? पर्वत शिखर या उच्च शिखर। तो 5 उच्चावचों में बांटा गया संपूर्ण राजस्थान को, जिसमें पर्वत शिखर संपूर्ण उच्चावच का कितने प्रतिशत है? 1% है। पर्वत शिखर या उच्च शिखर संपूर्ण उच्चावच का 1% है। फिर आते हैं दूसरा भाग, दूसरा उच्चावच पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला की? 600 से 900 मीटर तक। जैसे पर्वतमाला में आएगी अरावली, और ये संपूर्ण उच्चावच का 6% है। पर्वत शिखर तो संपूर्ण उच्चावच का 1% था, जबकि पर्वतमाला संपूर्ण उच्चावच का 6% है। तीसरा उच्चावच आता है उच्च भूमि या पठार, और इसकी ऊंचाई कितनी समुद्र तल से? 300 से 600 मीटर। उच्च भूमि या पठार में आएगा जैसे दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान तथा नागौर की उच्च भूमि। और उच्च भूमि या पठार जो है ये संपूर्ण उच्चावच का 31% है। पर्वत शिखर तो संपूर्ण उच्चावच का 1% है, पर्वतमाला संपूर्ण उच्चावच का 6%, जबकि उच्च भूमि या पठार संपूर्ण उच्चावच का 31% है। अब इसके बाद चौथा उच्चावच आता है मैदान। मैदान की ऊंचाई है 150 से 300 मीटर, जैसे उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान और पूर्वी मैदान। और मैदानी भाग जो है ये संपूर्ण उच्चावच का 51% है। तो संपूर्ण राजस्थान को 5 उच्चावचों में बांटा गया है, जिसमें सबसे ज्यादा भाग किसका है? मैदानी भाग का है। तो संपूर्ण उच्चावच का मैदानी भाग कितने प्रतिशत है? 51% है। अब 5वां उच्चावच आता है निम्न भूमि। निम्न भूमि की ऊंचाई कितनी है? 150 मीटर से कम। एक तो था उच्च भूमि या पठार, एक है निम्न भूमि या पठार, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 150 मीटर से कम। और निम्न भूमि में क्या आएगा? जैसे खारे पानी की झीलें और रन। और निम्न भूमि जो है ये संपूर्ण उच्चावच का 11% है। तो आप याद रखिएगा, उच्चावच पर्वत शिखर तो थे संपूर्ण उच्चावच का 1%, पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला थी संपूर्ण उच्चावच का 6%, फिर आई उच्च भूमि जो कि संपूर्ण उच्चावच का 31% थी, फिर आए मैदानी भाग जो कि संपूर्ण उच्चावच के 51% है, और फिर आएगी निम्न भूमि जो कि संपूर्ण उच्चावच का 11% है। राजस्थान जो है ये विश्व का प्राचीनतम भूखंड है। विश्व के प्राचीनतम भूखंडों में से एक है राजस्थान। प्रागैतिहासिक काल में इयोसीन युग में संपूर्ण पृथ्वी 2 भागों में बटी हुई थी। कौन सी युग में? इयोसीन युग में संपूर्ण पृथ्वी 2 भागों में बटी हुई थी, जिसमें पहले तो था अंगारा लैंड, 33 सागर और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड के संपूर्ण भारत में अवशेष नहीं मिले हैं। 33 सागर के अवशेष कौन कौन से हैं? सबसे पहले आएगी खारे पानी की झीलें और थार का मरुस्थल जो है ये 33 सागर का अवशेष है। थार का मरुस्थल और खारे पानी की झीलें 33 सागर का अवशेष है। फिर आएगा गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड के अवशेष कहां पर मिले हैं? अरावली पर्वतमाला और प्रायद्वीपीय पठारी भाग जो है ये गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। गोंडवाना लैंड के अवशेष कौन कौन से हैं? अरावली पर्वतमाला और प्रायद्वीपीय पठार, जबकि 33 सागर के अवशेष खारे पानी की झीलें और थार का मरुस्थल है। फिर इसके बाद आता है वर्तमान में धरातलीय स्वरूप के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उच्चावचों के आधार पर तो 5 भाग में, जबकि धरातलीय स्वरूप के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। सबसे पहले आएगा थार का मरुस्थल, जिसे कहते हैं मरु प्रदेश। फिर आएगा अरावली पर्वतमाला, जिसका एक नाम है मेरू पर्वत। मेरू पर्वत किससे कहा जाता है? तो अरावली पर्वतमाला को। फिर आएगा पूर्वी मैदान, जिसे कहते हैं मेवात प्रदेश। फिर आएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जिसे माल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। आप नाम भी याद रखिएगा। मरु प्रदेश नाम है थार के मरुस्थल का, मेरू पर्वत नाम है अरावली पर्वतमाला का, मेवात प्रदेश नाम है पूर्वी मैदानी भाग का, और माल प्रदेश के नाम से दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को जाना जाता है। सबसे पहले आता है थार का मरुस्थल, जिसे उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान भी कहते हैं। आपको बताया था अभी, थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? 33 सागर का अवशेष है। थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है। थार का मरुस्थल जो है ये ग्रेट पोलियो आर्कटिक मरुस्थल का पूर्वी और विस्तार है। ग्रेट पोलियो आर्कटिक मरुस्थल है, जिसका पूर्वी और विस्तार कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल। और ये थार का मरुस्थल कहां पर फैला हुआ है? भारत और पाकिस्तान में ये थार का मरुस्थल फैला हुआ है, जो कि ग्रेट पोलियो आर्कटिक मरुस्थल का पूर्वी और विस्तार है। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को क्या कहते हैं? चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। विश्व के जो सभी मरुस्थल होते हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी दिशा में फैले होते हैं। विश्व के सभी मरुस्थल
महाद्वीपों के पश्चिमी दिशा में होते हैं। अब ये याद रखना फैक्ट, विश्व के सभी मरुस्थल महाद्वीपों के कौन सी दिशा में होते हैं? तो पश्चिमी दिशा में होते हैं। और विश्व के संपूर्ण भूभाग के 30% भाग पर मरुस्थल का विस्तार है। विश्व के जो संपूर्ण भूभाग है विश्व का, उसके 30% भाग पर मरुस्थल का विस्तार है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 61% भाग पर मरुस्थल फैले हुए हैं। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 342,239 वर्ग किलोमीटर, उसके कुल क्षेत्रफल के 61% भाग पर मरुस्थल का विस्तार है। यह पॉइंट आप याद रखना, एग्जाम में आया हुआ भी है कि संपूर्ण भारत में 142 डेजर्ट ब्लॉक हैं। इनमें से कितने डेजर्ट ब्लॉक राजस्थान में हैं? तो संपूर्ण भारत में 142 डेजर्ट ब्लॉक हैं, जिनमें से 85 डेजर्ट ब्लॉक राजस्थान में हैं। अब आता है थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? 61%, लगभग 2/3 हो गया। क्षेत्रफल है थार के मरुस्थल का 61%। और थार के मरुस्थल में जनसंख्या कितनी निवास करती है? राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या थार के मरुस्थल में निवास करती है। ये अपन 4 ही टॉपिक जनसंख्या क्षेत्रफल वाला अलग से बना रखा है, आपको थोड़ी देर में ये टॉपिक भी आ जाएगा। तो क्षेत्रफल है थार के मरुस्थल का 61% और जनसंख्या निवास करती है राज्य के लगभग 40%। अब आता है थार के मरुस्थल में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या और जैव विविधता पाई जाती है। आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या और जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार का मरुस्थल है। इसे विश्व का सबसे युवा तथा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल भी कहते हैं। थार का मरुस्थल जो है ये विश्व का सबसे युवा मरुस्थल भी कहलाता है तथा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भी कहलाता है मरुस्थल, और विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या तथा जैव विविधता भी थार के मरुस्थल में पाई जाती है। थार के मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा 2 भागों में बांटती है। ये क्वेश्चन आया था आरपीएससी सेकंड ग्रेड में, सेकंड ग्रुप में, लेकिन इसको आरपीएससी ने गलत माना था। इस पे अभी केस चल रहा है कि क्वेश्चन सही की जाए, कमेटी बैठी है आरपीएससी वाली, तो देखते हैं क्या सही होता है। तो थार के मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा 2 भागों में बांटती है, जिसमें पहला आता है शुष्क मरुस्थल भाग और दूसरा आता है अर्ध शुष्क मरुस्थल भाग। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं शुष्क मरुस्थल वाले भाग को। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो शुष्क मरुस्थल जो है ये कच्छ की खाड़ी से अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे पंजाब तक फैला हुआ है। शुष्क मरुस्थल का विस्तार कहां तक है? कच्छ की खाड़ी से अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे पंजाब तक फैला हुआ है। और इस शुष्क मरुस्थल को भी पुनः वापस 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग तो है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और दूसरा भाग है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। पहला आता है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। विस्तार कैसा कहां पर है? बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र जहां पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर, यहां पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर और जोधपुर। अब आते हैं प्रमुख बालू का स्तूप कौन कौन से हैं, जिनमें सबसे पहले आएगा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। यह आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या होते हैं? पवन के वेग के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। पवन चल रही है और उसके समकोण पर ऊपर की तरफ बनने वाले बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। ये पवन चल रही है और इसके समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप को क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। फिर इसके बाद आता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। दूसरा है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ये पवन के वेग के समानांतर बनने वाले, पवन के वेग के साथ साथ या समानांतर बनने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य या फिर पवन उन्मुख, रेखीय या देशांतरी बालू का स्तूप कहा जाता है। पवन के वेग के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, पवन उन्मुख बालू का स्तूप, रेखीय या फिर देशांतरी बालू का स्तूप कहा जाता है। ये दोनों आप याद रखना। फिर इसके बाद आता है तीसरा पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप किसे कहेंगे? पवन के वेग के विपरीत दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाएंगे? पैराबोलिक बालू का स्तूप। जैसे पवन तो इधर चल रही है इस दिशा में, लेकिन बालू का स्तूप किस दिशा में बनेंगे? इसके विपरीत दिशा में बनेंगे। और विपरीत दिशा में पवन के वेग के विपरीत दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाएंगे? पैराबोलिक बालू का स्तूप कहलाएंगे। फिर इसके बाद आता है सब्रकाफिज बालू का स्तूप। मरुस्थलीय वनस्पति के आसपास बनने वाले बालू का स्तूप सब्रकाफिज बालू का स्तूप कहलाते हैं। मरुस्थल की जो वनस्पति होती है, झाड़, जंखाड़, बबूल, उसके आसपास जो बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें क्या कहेंगे? सब्रकाफिज बालू का स्तूप कहेंगे। फिर आते हैं बरखान बालू का स्तूप। ये बरखान क्या होते हैं? अर्धचंद्राकार गतिशील रेत के टीले, आधे चांद की आकृति के होते हैं और हमेशा गतिशील होते हैं, और वो रेत के टीले क्या कहलाएंगे? अर्धचंद्राकार गतिशील रेत के टीले बरखान बालू का स्तूप कहलाते हैं। अब ये टॉपिक, ये पॉइंट आप याद रखना कि बरखान बालू का स्तूप के मध्य ऊंटों के आने जाने के मार्ग को क्या कहते हैं? बरखान बालू का स्तूप के मध्य ऊंटों के आने जाने के मार्ग को कारवागासी कहते हैं। याद रखिएगा कारवागासी क्या है? बरखान बालू का स्तूप के मध्य ऊंटों के आने जाने वाला मार्ग है कारवागासी।
फिर आता है उर्मिकाएं क्या होती हैं। लहरदार बालू का स्तूपों को उर्मिकाएं कहते हैं। लहरदार बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं, उर्मिकाएं कहते हैं। ये हो गया आपका बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। इसके बाद आता है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, इस क्षेत्र में टर्शियरी युग की अवसादी और परतदार चट्टानें मिलती हैं, जिनमें किसकी अधिकता होती है, चूना पत्थर की अधिकता होती है। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में टर्शियरी युग की अवसादी या परतदार चट्टानें पाई जाती हैं, जिनमें चूना पत्थर की अधिकता होती है। और इसी बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में थार का गड़ा कौन कहलाता है, चंदन नलकूप। याद रखिएगा, थार का गड़ा किसे कहा जाता है, चंदन नलकूप को। और लाठीसीरी क्षेत्र भूगर्भिक जलपट्टी है। तो लाठीसीरी क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन आया। लाठीसीरी क्षेत्र क्या है, एक भूगर्भीय जलपट्टी है जो कि मोहनगढ़ जैसलमेर से पोखरण जैसलमेर के मध्य विस्तारित है। इसका विस्तार है मोहनगढ़ जैसलमेर से पोखरण जैसलमेर के मध्य। और ये क्या है, एक भूगर्भिक जलपट्टी है। और थार का गड़ा किसे कहा जाता है, चंदन नलकूप को। यह क्वेश्चन हमेशा रीट में आता रहता है, 2015 में भी आया था। असमतल धरातल को समतल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अपने कोई भी अगर खाना होता है, खाने में अगर कोई प्लॉट पर खाना करते हैं तो वो जमीन ऊंची नीची होती है, उबड़ खाबड़ होती है, तो उसको समतल करने के लिए जेसीबी मंगवाई जाती है। तो असमतल धरातल को समतल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनाच्छादन कहलाती है। जेसीबी की भाषा में नहीं, ये इसकी प्रक्रिया है। असमतल धरातल जो होता है उसे समतल करने की प्रक्रिया अनाच्छादन कहलाती है। अनाच्छादन में भी दो रूप हैं, एक तो होता है स्थैतिक प्रक्रम और दूसरा होता है गतिशील प्रक्रम। स्थैतिक प्रक्रम में आता है अपक्षय, जैसे किसी जमीन का टूटना या अचानक नीचे धंस जाना, तो वो होता है अपक्षय प्रक्रिया के द्वारा। और गतिशील प्रक्रम में आता है अपर्दन। अपर्दन कैसे होता है, मिट्टी का अपर्दन, जैसे हवा चलती है, बर्फ पिघलती है, नदियों द्वारा पानी, जो बरसात का पानी बहाव के रूप में आता है, उससे मिट्टी का कटाव होता है अपर्दन की प्रक्रिया द्वारा, कटाव द्वारा। तो ये क्या कहलाएगा, अपर्दन। और गतिशील प्रक्रम में शामिल होता है अपर्दन और स्थैतिक प्रक्रम में शामिल होता है अपक्षय। तो असमतल धरातल को समतल करने की प्रक्रिया अनाच्छादन कहलाती है। फिर इसके बाद आता है कि आप देखिए भूभाग, 4 भूभागीय धरातलीय स्वरूप के आधार पर मरुस्थल, फिर आएगा अरावली, फिर आएगा मैदानी भाग और फिर आएंगे पठार। तो मरुस्थल में क्षेत्रफल कितना है मरुस्थल का, 61%। और अरावली का क्षेत्रफल कितना होगा, 9%। मैदानी भाग का क्षेत्रफल है 23% और पठारी भाग का है 7%। तो क्षेत्रफल को आप याद रखिए मोबाइल नंबर के जैसे 61 9 23 7 तो हो गया क्षेत्रफल के नंबर। और जनसंख्या कितनी निवास करती है, मरुस्थलीय भाग में निवास करती है 40%, अरावली की भाग में निवास करती है जनसंख्या 10%, मैदानी भाग में निवास करती है 39% और पठारी भाग में निवास करती है 11%। तो क्षेत्रफल के मोबाइल नंबर क्या है, 61 9 23 7 और जनसंख्या के नंबर क्या है 40 10 39 और 11। मरुस्थलीय भाग में कितने जिले आते हैं, राजस्थान के 12, अरावली में आते हैं 13 और मैदानी भाग में आते हैं 10 जिले और पठारी भाग में आते हैं 8 जिले। तो 12 13 10 और 8। अब आती है मरुस्थल की जलवायु कैसी है, शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु है। अरावली भाग की जलवायु है उप आर्द्र, मैदानी भाग की है आर्द्र जलवायु और पठारी भाग की है अति आर्द्र जलवायु। वर्षा का मान कैसा है, मरुस्थलीय भाग में 0 से 40 सेंटीमीटर, अरावली भाग में 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा का भाग, मैदानी भाग में वर्षा का मान है 60 से 80 सेंटीमीटर और पठारी भाग में वर्षा का मान है 80 से 100 सेंटीमीटर। अब आता है मरुस्थल किसका अवशेष है, टेथिस सागर का अवशेष है मरुस्थल। अरावली किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का। फिर आता है वापस मैदानी भाग किसका अवशेष है, टेथिस सागर का। फिर वापस पठारी भाग गोंडवाना लैंड का अवशेष, टेथिस सागर गोंडवाना लैंड, टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड। मरुस्थलीय भाग की मिट्टी कौन सी है, रेतीली बलुई और सिरोजम या धूसर मिट्टी। मरुस्थलीय भाग में रेतीली बलुई या सिरोजम या धूसर मिट्टी पाई जाती है। फिर आता है अरावली भाग में लाल पीली या लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है और मैदानी भाग में जलोढ़ या कचारी मिट्टी पाई जाती है और पठारी भाग में काली या रेगुर मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय भाग की राजस्थान में स्थिति क्या है, उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है मरुस्थल। फिर आता है अरावली राजस्थान के कौन से भाग में विस्तारित है, दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली का विस्तार है। आप याद रखिएगा अरावली की ये दिशा, अरावली का विस्तार है राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। फिर इसके बाद आएगा मैदानी भाग का विस्तार किस ओर है, पूर्वी भाग की ओर है और पठारी भाग का विस्तार दक्षिणी पूर्वी भाग की ओर है। मरुस्थल की जो फसलें हैं कौन कौन सी हैं, मरुस्थलीय भाग में मोठ बाजरा और मूंग तिल बोए जाते हैं, मोठ बाजरा और मूंग तिल। अरावली भाग में मक्का मूंगफली और जवार बोया जाता है। मैदानी भाग में गेहूं सरसों और चना बोए जाते हैं और इसके बाद पठारी भाग में कपास अफीम और सोयाबीन बोई जाती है। तो मोठ बाजरा मूंग तिल मरुस्थलीय भाग में, मक्का मूंगफली जवार अरावली भाग में, गेहूं सरसों चना मैदानी भाग में और कपास अफीम और सोयाबीन पठारी भाग में। इसके बाद आता है अपने दूसरा शुष्क मरुस्थल हो गया। फिर अब दूसरा आता है थार के मरुस्थल का दूसरा भाग अर्ध शुष्क मरुस्थल, जिसे लघु मरुस्थल भी कहा जाता है और राजस्थान का बांगड़ भी इसे कहते हैं।
अर्ध शुष्क मरुस्थल में 4 भागों में बांटा गया है इसको। लूणी बेसिन, नागौर की उच्च भूमि, शेखावटी का अंतर प्रभावी क्षेत्र, फिर आएगा गग्गर प्रदेश, कच्चे पक्के कुएं क्या कहलाते हैं, जोहड़ या नाड़ा कहलाते हैं। फिर आएगी मरुस्थलीय शब्दावलियां जिसमें आएगा रन्या ठाड़, फिर आएगी डांड, फिर आएगी पलाया जो कि खारे पानी की झीलें होती हैं, अस्थायी खारे पानी की झीलें। फिर आएगा खड़ीन, ये रीट में आया था 2015 में। फिर आएगा हम्मादा, रेग, नाचना, थली, वल्लभ या माड़ क्षेत्र। फिर आएगा नेब का क्या होते हैं, झाड़ियों के पीछे बनने वाले रेत के टीले। फिर आएगा लाठी सीरीज क्षेत्र किसे कहा जाता है, भूगर्भ जलपट्टी है ये, और इसका विस्तार मोहनगढ़ जैसलमेर से पोखरण जैसलमेर के मध्य है। फिर इसके बाद आएगी अरावली पर्वतमाला। तो ये टॉपिक बहुत लंबा हो गया है अभी 18 से 19 मिनट का। तो अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे अर्धशुष्क मरुस्थल और अरावली पर्वतमाला। तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।